हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 8 तक एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा है, उनके लिए क्लास 9 की मैथ्स और साइंस जो है वो काफ़ी उन्हें एग्जॉस्टिव लगेगी, बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस और इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड जो है साइंस पहले नहीं पढ़ी है, राइट। स्पेशली जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रेजुअली नहीं सिखाए जा रहे, बल्कि क्लास 8 से एकदम से ही उनके जो 5 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, वो सारे के सारे जो हैं मोस्ट ऑफ देम आर एप्लीकेशन बेस्ड, तो उन्हें इन चैप्टर्स को समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन फिज़िक्स के चैप्टर्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे जो है इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको जो है वेरी बेसिक्स से जो है ये चैप्टर समझ में आए। प्लीज़ आप इन सभी वीडियोस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में देखिए, ताकि आप जो है पिछले का जो कॉन्सेप्ट है, पिछला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, तभी आपको जो है आगे के चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। अगर आपको यही नहीं मालूम कि मोशन क्या होती है, तो आप लॉज ऑफ मोशन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। मोशन चैप्टर में आपको बेसिकली जो है मोशन के बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं, हाउ टू प्लॉट वेरियस टाइप ऑफ मोशंस ऑन ग्राफ्स, ये सब आपको सिखाया जाएगा। मोशन की कुछ इक्वेशंस को आप ग्राफिकली डिराइव करना सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है, जो इसके आगे आने वाले वीडियोस भी हैं, उनको ध्यान से देखिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ये चैप्टर का नाम है मोशन। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस टर्म मोशन का क्या मतलब है। अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, यानी कि आम जिंदगी में मोशन की बात करें, तो जब भी हम किसी चीज़ में कोई हलचल होती हुई देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट। हमारे डे टू डे लाइफ में मोशन वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कभी हमें किसी काम को करने की जल्दी हो, तो हम बोल देते हैं कि अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं मोशन में हूँ, राइट। कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम बोल देते हैं कि अरे मुझे तो लूज मोशन शुरू हो गए। लेकिन फिजिक्स में इस मोशन वर्ड का एक कुछ डिफरेंट ही मीनिंग है। आइए देखते हैं कि फिजिक्स में हम मोशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस स्टेशनरी वर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि एक पेड़, बिल्डिंग एक्सेट्रा, राइट। तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसे एज ए रेफरेंस पॉइंट ले पाएं। आइए अब मोशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। A body is said to be in motion, or a body is said to be moving when its position changes continuously with respect to a stationary object. जब किसी बॉडी की पोजीशन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बदलती है, तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार है जो कि पोजीशन ए पर है। अगर हम इस ट्री, जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके कंपैरिजन में इस कार को देखें, और थोड़े समय के बाद इस कार की पोजीशन बदलकर बी हो जाती है, तो यहाँ पे भी अगर हम इस ट्री के साथ, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ इस कार की पोजीशन को देखें, तो हमें देखकर पता चल जाएगा कि जो हमारी कार है वो क्या है, मोशन में है। पर इस मोशन के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सभी जो मोशन है वो ऐसी नहीं होंगी कि जो आपको दिखाई देंगी। देयर आर सम मूवमेंट्स और मोशन विच आर वेरी फास्ट, जैसे कि एक कार का मूव करना या एक जहाज का मूव करना। लेकिन कुछ एक मूवमेंट ऐसी होती हैं जो आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देंगी। जैसे अगर आप घड़ी की सुइयों की बात करें, तो जो उसमें आर हैंड की सुई होती है, जो आर हैंड होता है, उसकी मूवमेंट आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देती, पर वो मूव करता है, दैट यू नो, फाइन। तो कुछ एक मूवमेंट जो है वो आपको एकदम से नहीं दिखाई देंगी, यानी वो बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन में टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए आगे चलकर हम कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी का, जहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट भी आएगा, राइट। तो अब आपको मोशन जो है इसका मीनिंग पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि जो मोशन है वो फास्ट और स्लो दोनों ही हो सकती है, और फिजिक्स में हम दोनों को ही विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा सकते हैं। आइए अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन दोनों ही टर्म्स का डिफरेंट मीनिंग है, फाइन। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं, राइट। मान लीजिए इंसान जो है वो ए पॉइंट पर रहता है,
बी पॉइंट जो है यहाँ पर एक मंदिर है, उस सी पॉइंट पर क्या है, उसका ऑफिस है, राइट। अब डेली की उस आदमी की क्या रूटीन है कि वो अपने जो है घर से चलता है, मंदिर जाता है, मंदिर के बाद वो कहाँ जाता है, अपने ऑफिस जाता है। तो डेली क्या लेंथ कवर करता है वो पाथ की, 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करूंगी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो उसने 2 बार डायरेक्शन चेंज करी है, तो यानी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कितना पाथ, कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की SI यूनिट इज मीटर्स। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली डिस्टेंस की ही एक टाइप है। मान लीजिए कि एक दिन ऑफिस जाने में उस आदमी को देरी हो गई है, वो मंदिर नहीं गया और डायरेक्टली अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के लिए उसने आज क्या किया है, वो डायरेक्टली जो है उसे एक शॉर्टकट पता था, वो सीधे A से C पॉइंट पे चला गया और आज उसने कितना जो है लेंथ ऑफ द पाथ कवर किया, दैट इज 5 किलोमीटर्स। फाइन। अब होता क्या है कि आपने मैथ्स में पढ़ा है दैट स्ट्रेट डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखिए तो आप जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे मेट्रो का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेट्रो ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि जो मेट्रो ट्रेन्स हैं ये क्या करती है, ये जल्दी अंडरग्राउंड चलती है और जहाँ पे ऑप्शन ना हो वहीं पे थोड़ी देर के लिए एक ब्रिज के ऊपर आएंगी, पर नॉर्मली जो है ये स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो कवर करती है, क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। इसीलिए मेट्रो में जब आप ट्रेवल करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है डायरेक्शन अपनी नहीं बदलती, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, राइट। सिमिलरली अगर आपको किसी भी जगह पे जाना हो तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करें तो वो जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस आप हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा है। जैसे इनिशियली आदमी जो है अपने घर पे था A पोजीशन पे, फाइनली वो अपने ऑफिस पे पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, A और C के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसकी जो भी लेंथ होगी दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, राइट। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। तो डिस्टेंस जो है उसकी SI यूनिट इज मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट मीटर्स ही है, फाइन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by an object in any direction. Without direction is not important in case of distance, whereas displacement is the shortest distance from the initial point and the final point, and it depends on the direction, fine. And both of them they have same SI unit which is meters, right. अब इसके बाद में जो है एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन में जो है कुछ डिस्टेंसेस बना रखे हैं, 0 से शुरू करके 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 ऑल इन किलोमीटर्स। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले पॉइंट A पर है, राइट। अब वो पॉइंट B पर गया एंड देन पॉइंट C पर गया और फिर वापस पॉइंट B पर आ गया, राइट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A से पहले जाता है पॉइंट B पर, फिर पॉइंट B से जाता है पॉइंट C पर और फिर वापस आ जाता है किस पे, पॉइंट B पे। अगर मुझे अब ये फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसकी है, तो आइए देखें कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट। सबसे पहले ये A से B पे गया, तो यानी A पे जो है यहाँ 5 था तो ये 25, यानी 5, 5, 5, 5, 20 प्लस, फिर ये B से C पे गया यानी अगेन 10, फिर उसके बाद ये वापस C से B पर आया अगेन 10, तो इसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया यहाँ पे 40 किलोमीटर, फाइन। अब देख लेते हैं कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करी है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी A और फाइनल पोजीशन क्या है B। लौट कर वापस जो है वो B पोजीशन पे आया है, तो
ए से फाइनल पोजीशन इज बी, फाइन। तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है 5, 5, 10, 15, 20। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 किलोमीटर्स। दो दैट ऑब्जेक्ट, वो जो इंसान है उसने एक्चुअल में 40 किलोमीटर्स की जो है पाथ कवर किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि उसने एक्चुअल में कितना जो है एनर्जी लगाई है वो पाथ कवर करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। तो यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20 किलोमीटर्स, फाइन। तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि एक जो छोटा बच्चा है वो अभी मदर को बहुत परेशान कर रहा है, तो मदर क्या करती है, उसको बोलती है कि तुम इस चेयर पे बैठो और मैं 5 मिनट में अभी आ रही हूँ, राइट। अब क्या होता है कि मदर उसको छोड़कर चली गई है और बच्चा क्या करता है, जैसे ही मदर जाती है उसके बाद वो उस चेयर से उठकर पूरे घर में जो है घूम के बहुत घूमा, बहुत खेला, और 5 मिनट के बाद जैसे ही मदर वापस आई, वापस जो है वो मदर के आने से पहले चेयर पे आके बैठ गया। अब कोई पूछे कि उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए जो है उसने जितना वो चला, जहां जहां उसने जितना उसका लेंथ ऑफ द पाथ था वो उसका डिस्टेंस था। तो एक्चुअल में उसने काफ़ी एनर्जी लगाई, काफ़ी जो है डिस्टेंस कवर किया। लेकिन कोई पूछे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी मदर के आने के बाद में और मदर के जाने से पहले, उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हम दोनों केसेस में देखें तो कितनी थी 0, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन पहले भी चेयर पे ही था। वो जब मदर वापस आई तब भी वो चेयर पे ही बैठा था, तो डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस इज 0, फाइन। तो जबकि उसने इतनी एनर्जी लगाई पर फिजिक्स नहीं मानती कि उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट करी है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है वो डिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। वैसे देखा जाए तो उसके नाम से ही ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी आप कितना डिस्प्लेस हुए हो। आप वहाँ एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए आप जो है जितना मर्जी जो है आप जो है लेंथ ऑफ पाथ कवर कर लो, लेकिन आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ही इम्पॉर्टेंट है इन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी आपको जो है ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, राइट। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनका कोई मैग्नीट्यूड या साइज होता है, फाइन। तो आपको मालूम है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हो। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स है। जैसे किसी भी चीज़ का मास या वेट, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। आगे चलकर आप वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज ही है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी वो कि क्या वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि नहीं, और दूसरी वो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कैरेक्टराइज करते हैं दो टाइप्स में, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है बट देयर इज नो डायरेक्शन, यानी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि डिस्टेंस के केस में आपने देखा कि डायरेक्शन जो है वो इररेलेवेंट है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी डायरेक्शन में एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो भी होगा वही डिस्टेंस होगा। तो हम ये बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, फाइन। सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, यानी उनका कोई साइज है लेकिन उनका जो है कोई डायरेक्शन नहीं है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। whereas those quantities which have magnitude as well as direction, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, फाइन। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पर जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में डायरेक्शन से क्या मतलब है और डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। आपने जूनियर क्लासेस में जो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैथ्स में, फाइन। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। अगर मैं जो जीरो है उसे रेफरेंस पॉइंट मानूं तो जो भी डिस्टेंस, मान लीजिए ये जीरो है, जो भी डिस्टेंस जीरो के इस तरफ इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। जो जीरो के इस डायरेक्शन में जो है नंबर आएंगे उसके लेफ्ट साइड में उन्हें हम नेगेटिव मानेंगे। यानी डायरेक्शन बदलेगी तो हम साइन भी चेंज कर रहे हैं। राइट साइड मीन्स पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव। सेम इज द केस विद डायरेक्शन, यानी ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं वहां पे जो आपका आंसर है वो माइनस में आ सकता है, फाइन।
आई होप इट इज क्लियर। आपकी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनका आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, उनका मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव यानी माइनस में आ सकता है। वहाँ माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, राइट? वहाँ माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन में कुछ चेंज हुआ है, राइट? जैसे अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन को जो है पॉजिटिव मानते हैं तो हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। फाइन। तो आपका जो है डायरेक्शन जो है, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फाइन। आइए अब दो एग्जाम्पल से मैं एक बार फिर से आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए, वो क्या करे, सर्कुलर मोशन में है। वो क्या करे कि ए पोजीशन से वो शुरू कर रहा है और वो क्या करता है, पूरा राउंड यहाँ से शुरू करके ये कंप्लीट राउंड जो है इस सर्कुलर पाथ का जो है वो ले रहा है। तो कोई अगर जो है आफ्टर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड का जो है जब उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, तो उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, आइए देखते हैं। जब वो ए से शुरू होकर फिर से ए पे पहुंच गया वापस, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना इस पूरे सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस है। यू नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 पाई आर। पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में? डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी। इनिशियल पोजीशन वाज ए एंड फाइनल पोजीशन क्या थी, वो भी ए ही थी। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुई, 0। यानी पूरा राउंड घूमने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। यानी आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर आपका डिस्टेंस 0 है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के बावजूद भी 0 हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ, राइट? आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए अब एक राउंड लेने की बजाय उस ऑब्जेक्ट ने जो है 1.5 राउंड लिए। कितने, 1.5 राउंड, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इस केस में जो है डिस्टेंस कितना हुआ। आपको मालूम है कि एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 पाई आर। हाफ राउंड यानी ए से बी तक पहुंचने में हाफ राउंड हुआ, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर इज पाई आर। तो 2 पाई आर प्लस पाई आर इज 3 पाई आर। यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने आफ्टर 1.5 राउंड, 2 पाई आर प्लस पाई आर विच इज 3 पाई आर। आइए देखते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। आपको मालूम है कि फर्स्ट राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने पर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, लेकिन आधे राउंड के बाद जो बचा हुआ आधा राउंड है, अब उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी आफ्टर 1 राउंड, आधे राउंड में उसकी पोजीशन क्या हो गई, बी। तो अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाली है, आपको पता है रेडियस क्या है, आर। ए बी क्या है, डायमीटर। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, डी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इस केस में, 2r। फाइन, r प्लस r। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है जो है वो स्ट्रेट मोशन में है, मान लीजिए वो ए से क्या कर रहा है, बी पे जा रहा है, देन बी से सी पे जा रहा है और फिर वापस सी से बी पे आ रहा है। तो इस केस में जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आइए देखते हैं। डिस्टेंस कवर जब वो ए से बी पे जाता है दैट इज 4, जब वो बी से सी पे जा रहा है 3, जब वो फिर से सी से बी पे आ रहा है अगेन 3 विच इज इक्वल टू 4 7 10 किलोमीटर्स। फाइन। आइए अब देखते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। अब फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जब आप स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो इसने कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 किलोमीटर्स। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है, 4 किलोमीटर्स का। फाइन, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका सिर्फ ए से बी तक ही ट्रेवल करता,
अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ ए से बी पे ही ट्रेवल करता, तब इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 4 किलोमीटर्स, तब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, वो भी 4 किलोमीटर्स। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। वो कब पॉसिबल होता है, सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस में ही वैसा पॉसिबल है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। फाइन, जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। फाइन, तो आइए देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। Distance is the actual length of the path covered by the object, whereas displacement is the shortest distance between the initial and the final position. दूसरा difference क्या है, distance is a scalar quantity, it has magnitude but no direction, whereas displacement जो है it is a vector quantity, it has magnitude as well as direction. Distance जो है it can never be zero. अगर distance zero हुआ इसका मतलब कोई motion ही नहीं हुई है, विच इज नॉट एक्चुअली, जो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जैसे कि आपने इस केस में देखा था, राइट। एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि जो आपका डिस्टेंस है वो या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या तो वो हमेशा ज्यादा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेयरएज जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है, जैसा कि स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट में अभी मैंने आपको मेंशन किया। फाइन, अब सवाल ये उठता है कि हाउ इन न्यूमेरिकल्स हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही एस से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, बट सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, डिस्टेंस के ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सब के ऊपर जो है हम एरो लगाते हैं, जबकि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एरो नहीं लगाया जाता। फाइन,